Hello my dear students, this is भारत भूषण सोनकिया, सीनियर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत की। हमने उसके कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए। हमने देखा कि कैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम एलिमेंट की पोजीशन पता कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ बिलोंग करेगा। चलें, आज हमें डिस्कस करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंक्लूड रहेंगे? एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंसेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव। तो आप बोलेंगे बात तो पीरियोडिक टेबल की कर रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की कर रहे थे, तो जेड इफेक्टिव से स्टार्टिंग क्यों? तो बेटा जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने के लिए आपको जेड इफेक्टिव समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है समझे जरा। दो चीजें हैं बेटा, एक तो स्क्रीनिंग और दूसरा जेड इफेक्टिव। होता यह है कि अगर आप एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखें, सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को कवर करने की कोशिश करते हैं, उसको कवर कर जाते हैं। और न्यूक्लियस को कवर करने की वजह से इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर की ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक्स एज अ स्क्रीन। ये एक स्क्रीन की तरह बिहेव करते हैं। किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीन की तरह बिहेव करते हैं। और दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज, ये पर्टिकुलर इफेक्ट आप किस नाम से जानते हैं? This particular effect is termed as screening effect। इसी को तो आप क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। वैसे एक और नाम है बेटा इसका, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यही शील्डिंग इफेक्ट है। क्लियर? अब कहाँ शील्डिंग कम होती है, कहाँ शील्डिंग ज्यादा होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो शील्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के जितने पास होंगे ना उतनी ज्यादा शील्डिंग करेंगे, और ये न्यूक्लियस से जितने दूर होते जाएंगे इनके थ्रू होने वाली शील्डिंग उतनी ही कम होती जाएगी। सो बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट है, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते थे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्लोजनेस ऑफ shielding electron to the nucleus। वो इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग शो कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के कितने करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें शील्डिंग इफेक्ट देखें तो एक तो आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट है n, उसके बाद अंदर चले जाए तो n-1, उसके बाद n-2, ये ऑर्बिट है। जितना आप न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे शील्डिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहा होगा, जबकि थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो पुअर स्क्रीनिंग कर रहा होगा, कम शील्डिंग कर रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर n की वैल्यू क्या है, सेम है, तब क्या होगा? लेट्स से मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो फोर्थ में s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। s तो न्यूक्लियस के पास होगा, p उससे दूर, d उससे दूर, f उससे दूर। तो जितना आप दूर बढ़ते जाएंगे स्क्रीनिंग उतनी कमजोर होती जाएगी। स्पेसिफिकली आपको जो याद रखना है वो ये कि d और f में जब जब इलेक्ट्रॉन आता है ये क्या करता है,
पुअर स्क्रीनिंग करता है, तो इसकी तो पुअर स्क्रीनिंग आने वाली है भाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ये इनर ऑर्बिट के जो हैं वो न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, और कहाँ ज्यादा कवर करेंगे, जितना ये न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, जितना ये न्यूक्लियस के पास होंगे। और डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हमेशा क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। हालांकि उसका रीजन दिया जा सकता है ड्यू टू डिफ्यूज नेचर ऑफ डी एंड एफ। अभी सिग्मा के अलावा हम देखें जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज द नेट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन है। कब? आफ्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब हो चुका उसके बाद न्यूक्लियस किस पावर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव, ये आता है जेड माइनस सिग्मा टोटल से। हालांकि आपकी कैलकुलेशन कभी भी पीएमटी में नहीं आती, तो आपको तो जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट ही समझना है, इसमें कैलकुलेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा देखें जरा फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कहाँ ज्यादा आएगा? अगर मैं आपसे बोल भी दूं कि अट्रैक्शन पावर देखना है, तो बेटा अट्रैक्शन पावर जो आएगी ना, ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर जो आएगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी जेड इफेक्टिव के। भाई सिंपल सी बात है, जेड इफेक्टिव है क्या? जब स्क्रीनिंग हो चुकी तो उस स्क्रीनिंग के बाद न्यूक्लियस कितनी पावर से आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब मैं आपसे बोलता हूं कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि न्यूक्लियस ज्यादा पावर से उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और जब मैं आपसे बोलता हूं कि जेड इफेक्टिव कम है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम है। सिंपल सा कंसेप्ट है। और जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है? ये जेड माइनस सिग्मा से निकलता है। अच्छा एक और चीज बेटा, जेड इफेक्टिव जो होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेशो के। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो जहां ज्यादा उधर जेड इफेक्टिव भी ज्यादा। तो जिधर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो कम, उधर जेड इफेक्टिव भी क्या होएगा? कम होएगा। अब समझिए इसको। भाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि आयरन आयरन +2 और आयरन +3, और मुझे यहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव बताएं। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या हो रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशो है ये बढ़ेगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। यानी किसी भी स्पीशीज पे जितना आप पॉजिटिव बढ़ाते जाते हैं, जेड इफेक्टिव उतना बढ़ता जाता है। अच्छा अगर आप एनायन बनाए तो सपोज आप यहाँ पर Cl से Cl माइनस बना लेते हैं, तो जेड इफेक्टिव। भाई इन दोनों में प्रोटॉन तो सेम है, पर यहाँ से यहाँ तक जाते जाते एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया ना, और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दोगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो यहाँ कम आएगा एनायन में, और रेशो कम आएगा तो इसी बात है जेड इफेक्टिव भी कम आएगा। इन शॉर्ट एक एनायन का जेड इफेक्टिव हमेशा पेरेंट न्यूट्रल एटम से कम होता है, जबकि एक कैटायन का जेड इफेक्टिव हमेशा पेरेंट न्यूट्रल एटम से क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए I+ आयोडीन और I-, तो ये ना जेड इफेक्टिव का ऑर्डर, I+ का जेड इफेक्टिव अच्छा खासा होगा, जबकि I- का जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो ये हमने छोटी सी बातचीत की किसके बारे में? जेड इफेक्टिव के बारे में। हालांकि जेड इफेक्टिव में बहुत सारी डिटेल अभी भी बाकी है, जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे, वो थोड़ा सा बेटर भी होगा। अच्छा इसमें जेड इफेक्टिव का एक हल्का सा वेरिएशन जरूर हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए याद रहना जरूरी भी। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता? बढ़ता है, और जब आप अप टू डाउन मूव करते हैं
तो जेड इफेक्टिव अप्रोक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ध्यान दें, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव करीब करीब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑल्दो इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, बट वही है कि जितना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे हमारे लिए टाइम उतना कम पड़ेगा, क्योंकि हम क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना। चलिए फिर भी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप अगर समझना चाहें तो समझ ही लें। जैसे जेड इफेक्टिव के लिए जो कैलकुलेशन आती है तो उसमें सिग्मा की वैल्यू होती है ना, और सिग्मा की वैल्यू ऑर्बिट के अकॉर्डिंग होती है। इसको इस तरह से एक टेबल भी बना सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिट और यहाँ लिखा है सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना। nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो 0.35 की स्क्रीनिंग करता है। अगर n-1 ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये 0.85 की स्क्रीनिंग करता है, और nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 की स्क्रीनिंग करता है। और आप बोलोगे ये क्या मतलब, समझे। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। सपोज आप बोरॉन से कार्बन पे मूव करोगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p1, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका आएगा 2s2 2p2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बोरॉन से कार्बन तक जाते जाते न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो कितने की स्क्रीनिंग करता, 0.35। तो न्यूक्लियस में जो एक प्रोटॉन बढ़ा था उसकी स्क्रीनिंग इस बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन ने कितने की 0.35 की ना। तो रिमेनिंग 0.65 का क्या हुआ, उसकी तो स्क्रीनिंग ही नहीं हुई। इन शॉर्ट यहां से यहां तक जाते जाते जेड इफेक्टिव बढ़ गया, वो भी कितना 0.65 यूनिट। सो एक बार फिर से सुने मैंने क्या बोला। दरअसल एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हर बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन के 0.35 हिस्से की स्क्रीनिंग कर देता है। रिमेनिंग 0.65 प्रोटॉन का अट्रैक्शन अब पिछले एलिमेंट के पिछले एटम के कंपेयर में ज्यादा लग रहा होता है। इन शॉर्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव अप्रॉक्स कांस्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि nth और n-1 ऑर्बिट में ही तो पूरे स्क्रीनिंग का केस बनता है। आप देखें nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पूरे स्क्रीनिंग करता है n-1 का, उसके बाद जो n-2 है ना, तो n-2 ऑर्बिट से तो 100% स्क्रीनिंग होने लग जाती है ना। वो प्रोटॉन पूरी तरह से स्क्रीन हो जाता है एक जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसके थ्रू, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले आगे बढ़ते हैं। आपको एक पैटर्न याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता, कांस्टेंट होता है। अभी हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक साइज की। भाई अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटम आप क्या कंसीडर करते हो, स्फीयर। और एटम को अगर आप स्फीयर मान रहे हैं तो आपको दो स्फीयर कंपेयर करने हैं, तो आप बुक में कौन सा डाटा लिखना पसंद करोगे उनके बारे में। और ये सी बात है, रेडियस पहचानना आसान होगा। भाई जिस स्फीयर की रेडियस ज्यादा है वो स्फीयर बड़ा है, और जिस स्फीयर की रेडियस कम है वो स्फीयर क्या है, छोटा है। दो स्फीयर को कंपेयर करने के लिए रेडियस सबसे बेटर ऑप्शन होता है, और यहाँ पर भी यही है। एटॉमिक साइज को कंपेयर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, रेडियस की। हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस कंपेयर कर रहे होते हैं हकीकत में। क्लियर। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एलिमेंट्स के नेचर अलग अलग हैं, उनके बॉन्डिंग के नेचर अलग अलग हैं। जैसे अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, या कोई भी मेटल उठा लें तो मेटल एक लैटिस के फॉर्म में होती है। थोड़ा सॉलिड स्टेट को दिमाग में लेके आए हैं तो मेटल किसमें होती है, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होती है। तो वहां पर बॉन्डिंग का नेचर अलग है।
नॉन मेटल्स की जब आप बात करते हैं तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नेचर अलग है। इनर्ट गैस की बात करेंगे तो ये तो एटॉमिक फॉर्म में ही रहती है, इनके बीच में वीक वान डेर वाल फोर्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, नेचर अलग है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियस पॉसिबल हैं। मेटेलिक रेडियस पॉसिबल है, आयनिक रेडियस पॉसिबल है, कोवेलेंट रेडियस पॉसिबल है और वान डेर वाल रेडियस पॉसिबल है। एक एक करके हम सारी रेडियस कंपेयर करेंगे, है ना। सो कौन कौन सी है एक बार मैं लिख देता हूं। टाइप ऑफ रेडियस, कौन कौन सी रेडियस है जो हमें डिस्कस करनी है। तो एक तो हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट रेडियस, दूसरा हम डिस्कस करेंगे वान डेर वाल रेडियस, तीसरा हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक रेडियस और फोर्थ आयनिक रेडियस। अब स्टार्ट करें कोवेलेंट रेडियस से, समझे भाई। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे A2 है ना, और A2 का एग्जांपल अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो H2 मान लो, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। तो इसको सॉलिडिफाई करो और उसके बाद देखो कि इसके दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है। भाई ये भी एटम A है और ये भी एटम A है, इसकी रेडियस RA है और इसकी भी रेडियस RA है, ठीक है। और इनके बीच की, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। तो यहाँ पर क्या होगा, RA प्लस RA जो आएगा वो D के इक्वल आएगा। यहाँ पर D क्या चीज है, ये है बॉन्ड लेंथ, क्लियर। तो RA ओवरऑल किसके आया, जो भी बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कर दो सीधे सीधे। मैं आपसे बोलूं कि अगर हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 0.74 एंगस्ट्रॉम है तो बताओ उसकी रेडियस कितनी है ना। तो आपको सिंपली क्या करना, 0.74 को डिवाइड कर देना 2 से, ये आपका आंसर। अभी कोवेलेंट रेडियस में एक और केस बनता है, आपने A और B दो मॉलिक्यूल को मिला के एक नया मॉलिक्यूल बना दिया AB, क्लियर। यहां पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो DAA है, इसकी बॉन्ड लेंथ है DBB है और इसकी बॉन्ड लेंथ है DAB है, क्लियर। तो यहाँ दो केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं आपको पहले समझा दूं। ये मॉलिक्यूल कैसा है ना, ये है मॉलिक्यूल, एक एटम A है और एक एटम B है और ये इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दरअसल यही DAB है, क्लियर। ये डिस्टेंस ही क्या है, DAB है। सो यहाँ पर दो केस बनते हैं। केस 1 जहां पर डेल EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल EN क्या है, यह XA माइनस XB या फिर XB माइनस XA और ये वैल्यू क्या है, 0। तो जब डेल EN 0 होता है तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस RA, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस RB। तो RA प्लस RB की जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, DAB के इक्वल आती है, क्लियर। और RA को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो DAA/2, RB को क्या लिख सकते हो, DBB/2 और D ये किसके इक्वल आएगी, DAB के इक्वल आएगी। वैसे इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, एक केस और है, PMT में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिसकी कमी है, बट फिर भी एक बार देखें। केस सेकंड में आप देखना है कि जो डेल EN है वो नॉट इक्वल टू द 0 है और जब डेल EN नॉट इक्वल टू द 0 है तो क्या होगा, इस केस में DAB जो आएगा वो इक्वल आएगा RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल EN। यहां से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो बात की हमने किसके बारे में, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस तब जब दोनों एटम एक जैसे हैं और दूसरा कोवेलेंट रेडियस तब जब दोनों एटम क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब बात कर लिया थोड़ी सी वान डेर वाल रेडियस के बारे में। वान डेर वाल रेडियस के बारे में क्या बातचीत कर सकते हैं, देखते हैं। ध्यान दें, वान डेर वाल रेडियस, जैसे इनर्ट गैस की बात करें, आपने सपोज नियोन लिया है
तो नियोन को सॉलिडिफाई करो सबसे पहले। तो गैस होती है नियोन, तो इसको आपको क्या करना, सॉलिडिफाई कर देना है। और सॉलिडिफाई करोगे तो इसका लेटिस बन जाएगा। और आपको अगर बीसीसी टाइप के कुछ लेटिस याद हैं, एससीसी टाइप के लेटिस याद हैं, एफसीसी टाइप के लेटिस याद हैं, तो वहां पे आपको पता होगा कुछ एटम तो नियरेस्ट डिस्टेंस पे और कुछ दूर दूर है। तो वो चीज इसके साथ भी है। इस नियोन के कुछ तो एटम बहुत नजदीक होंगे और कुछ एटम की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको वो दो एटम उठाने हैं जो एक दूसरे के सबसे नजदीक हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल देनी। तो वान डेर वाल रेडियस यहाँ पे क्या होगी, ये जो वान डेर वाल रेडियस आएगी ये आएगी d/2 के ऊपर। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या H2 के लिए वान डेर वाल रेडियस हो सकती है? सोचें जरा, बिल्कुल हो सकती है। H2 के लिए वान डेर वाल रेडियस कैसे होगी? अदर एग्जांपल देख रहे हैं ना, और अदर एग्जांपल में हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं H2 का। तो H2 को भी सॉलिडिफाई करो, सॉलिड में कन्वर्ट करो। जब इसको सॉलिड में आप कन्वर्ट कर चुके होगे तो लैटिस बन जाएगा। लैटिस में कुछ H2 तो एक दूसरे के नजदीक होंगे और कुछ H2 जो होंगे वो एक दूसरे से काफी दूर होंगे। आप वो दो H2 उठाओ जो एक दूसरे के सबसे नजदीक हैं और उनके नॉन बॉन्डेड एटम उठाओ और इनके नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। तो यहाँ पर जो वान डेर वाल रेडियस आएगी वो d/2 आ जाएगी। समझे? अगर आप इन दोनों डायग्राम को ढंग से देख रहे हैं तो यहाँ से दो चीजें क्लियर होती हैं। क्या क्लियर होती हैं? एक तो इनर्ट गैस जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं मिलना, सो इन द इनर्ट गैसेस ओनली वान डेर वाल रेडियस एक्सिस्ट। इनर्ट गैसेस में केवल वान डेर वाल रेडियस एक्सिस्ट करती है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? सो इन द diatomic molecules both covalent radius and van der Waal radius exist। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एक्सिस्ट करती हैं, कोवेलेंट रेडियस भी एक्सिस्ट करती है और वान डेर वाल रेडियस भी एक्सिस्ट करती है। और दोनों एक्सिस्ट करने के अलावा कौन बड़ा होगा? देखो, जब आप कोवेलेंट रेडियस का डायग्राम देखेंगे तो वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि जब आप वान डेर वाल रेडियस में देखेंगे तो यहाँ पर एटम क्या है, दूर दूर है। ये तो टच भी नहीं कर रहे एक दूसरे को एटम। तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर द सेम एलिमेंट, अगर आपने एलिमेंट क्या रखा है, सेम रखा है, फॉर द सेम एलिमेंट, क्या होगा? वान डेर वाल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। मैं आपसे बोलूंगी भाई क्लास में दो स्टूडेंट रामलाल और श्यामलाल दोनों एक ही एलिमेंट को लेके एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए। एक ने उसी एलिमेंट की रेडियस निकाली 0.97 एंगस्ट्रॉम और दूसरे ने उसी एलिमेंट की रेडियस निकाली 1.12 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ किसने क्या मेजर कर लिया? ऑब्वियस सी बात है, जिसने लोअर वैल्यू मेजर की है वो किसकी वैल्यू है? कोवेलेंट रेडियस की। और जिसने हायर वैल्यू मेजर की है वो रेडियस किसकी है? वो वान डेर वाल है। तो ये सिंपल सा, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो दोनों तरह की रेडियस एक्सिस्ट कर सकती है, कोवेलेंट रेडियस भी और वान डेर वाल रेडियस भी। वान डेर वाल रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है जबकि कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू कम होती है। जबकि इनर्ट गैसेस के लिए केवल वान डेर वाल रेडियस होती है, इनके लिए कोवेलेंट रेडियस एक्सिस्ट नहीं करती। चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस। वैसे मेटेलिक रेडियस को एक और नाम दिया जाता है क्रिस्टल रेडियस। क्यों बोला जाता है क्रिस्टल रेडियस? क्योंकि मेटल तो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में ही मिलेंगे और मेटल जब क्रिस्टल के फॉर्म में देखोगे तो उसमें भी कुछ नियरेस्ट एटम होंगे, कुछ एटम ऐसे होंगे जो थोड़ा सा दूर भी होंगे। तो आपको क्या करना, जो नियरेस्ट एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस लेनी, इस डिस्टेंस का हाफ कर देना है। तो मेटेलिक रेडियस इधर से आएगा d/2, क्लियर? इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का क्या कर देना, हाफ कर देना है। अभी
आप देख रहे होंगे कि मेटेलिक रेडियस में एटम पास पास हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। वापस से बता दूं, जब हम बात कर रहे थे कोवेलेंट रेडियस की तो बॉन्ड बन चुका था, ये ओवरलैप कर चुके थे। जब हमने बात की मेटेलिक रेडियस की तो एटम पास पास हैं बट ओवरलैप नहीं किए हैं। जब हमने बात की वान डेर वाल रेडियस की तो यहाँ पर एटम एक दूसरे से थोड़ा क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो क्लियरली ऑब्जर्व होता है कि फॉर द सेम एलिमेंट कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, मेटेलिक रेडियस उससे बड़ी होती है, और जो वान डेर वाल रेडियस है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। एग्जाम में आपको हो सकता है डाटा के फॉर्म में दें, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था रामलाल श्यामलाल का। ऐसे यहाँ भी दे सकते हैं कि भाई तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 3 डिफरेंट वैल्यू फाइंड की हैं सेम एलिमेंट के लिए। तो बताओ किसने कौन सी रेडियस में मेजर कर ली? तो जिसने मिनिमम वैल्यू मेजर की लेके आया है उसने कोवेलेंट रेडियस मेजर कर रखी है, जो मैक्सिमम वैल्यू लेके आया है उसने वान डेर वाल रेडियस मेजर कर रखी है, और जिसकी मिडिल रेंज में आ रही है वैल्यू उसने दरअसल मेटेलिक रेडियस मेजर कर रखी है। तो ये रेडियस के बारे में बातचीत हुई। अभी हम देखने जा रहे हैं क्या, वेरिएशन इन साइज और वेरिएशन इन रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो क्या चेंज आएगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या चेंज आएगा। सो लेट्स डिस्कस वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के वेरिएशन देखें जरा। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेडियस इक्वल 0.529 into n स्क्वायर बाय z। तो वो चीज इधर भी है। यहाँ पर z दरअसल क्या है, z फैक्टर है। आपको बस इतना एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, काम हो गया। सोचो भाई, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होता है, n तो कांस्टेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो सेम ही चलती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते जाते जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटम का जो साइज है वो क्या होगा, कम होगा। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटम का साइज क्या होता है, कम होता है। जब आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव तो अप्रोक्स क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एन की वैल्यू बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, एन की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा। तो यहाँ साइज इंक्रीज होता है। देखें एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल की, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लेफ्ट टू राइट जाते जाते जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटम का जो साइज है वो कम होता जा रहा है। लेकिन लास्ट तक आते आते एक गड़बड़ है, नियोन का साइज फ्लोरीन से कम नहीं है, नियोन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। और सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये तो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के लिए आप जो रेडियस मेजर कर रहे हो वो कौन सी मेजर कर रहे हो, वान डेर वाल रेडियस। और ये जो फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रेडियस आप मेजर कर रहे हो कोवेलेंट रेडियस। और दो नियरेस्ट एटम में तो कम से कम आप मान के चल सकते हो कि वान डेर वाल रेडियस की वैल्यू कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा बैठेगी। हालांकि इस पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट लिथियम, समझे। जनरली अल्कली मेटल के साइज अपने अपने पीरियड में क्या मिलते हैं, मैक्सिमम मिलते हैं। ऑल्दो सारे ग्रुप में ये चीज सही नहीं है, कुछ जगह इनर्ट गैस का साइज भी अपने ग्रुप में मैक्सिमम मिल सकता है आपको, ठीक। बट ज्यादातर केस में अल्कली मेटल का साइज आपको, मेटल जनरली इनका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा ही होता है, इनके साइज ज्यादा ही होते हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के कंपेयर में, ये दिमाग में रख सकते हैं। ये तो बात हुई एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब देखें जरा, एस ब्लॉक में आप फर्स्ट ए और सेकंड ए में एक पैटर्न सीधे सीधे याद कर सकते हैं, है ना, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सेकंड ए में कौन कौन है, बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहाँ पर बेरिलियम का जो एटॉमिक साइज है ये तो है मिनिमम पूरे एस ब्लॉक में, और बेरिलियम के बाद फिर ट्रेंड ये आता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है साइज का। सीजियम का एटॉमिक साइज मैक्सिमम है, वैसे मैक्सिमम तो फ्रांसियम होता है, और चूंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसकी स्टडी हमारे लिए जरूरत नहीं है। एक और थोड़ा सा एक्सेप्शनल मामला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, थर्ड ए में बोरॉन फैमिली में। थर्ड ए में बोरॉन फैमिली के मेंबर आपको याद होंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद दिलाओ। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, हीलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, नियोन 3s2 3p1। गैलियम का क्या आता है, आर्गन 3d10 4s2 4p1। यहाँ क्या आता है, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। और यहाँ पे क्या आता है, जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। क्लियर। सो होता यह है कि जब आप पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड एलिमेंट से मूव करते हो किस पे, फोर्थ पीरियड एलिमेंट पर। जब आप थर्ड पीरियड एलिमेंट से फोर्थ पीरियड एलिमेंट पे मूव करते हो तो बाकी का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहता है, बट D10 का फर्क आ जाता है। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते जाते न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन बढ़े हैं और यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, और डी का इलेक्ट्रॉन करता है पुअर स्क्रीनिंग। तो इस 10 बार क्या होगा, उन प्रोटॉन की पुअर स्क्रीनिंग हुई, पुअर स्क्रीनिंग होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो हुआ यह है कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते जाते एक तो n की वैल्यू बढ़ गई है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड है और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ है। तो n की वैल्यू बढ़ गई तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, साइज बढ़ जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया है। जो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का एटॉमिक साइज करीब करीब बराबर है। आप इसको और ज्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन में अगर देखना चाहते हो तो एल्यूमिनियम बड़ा होता है गैलियम से, याद रखिएगा। एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम का गैलियम से थोड़ा सा बड़ा है। बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल कंसेप्ट लगा सकते हैं। वैसे आप देखो तो यहाँ से यहाँ साइज में इंक्रीज ज्यादा मिलेगा, यहाँ से यहाँ साइज में इंक्रीज कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम, क्योंकि बाकी का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम, लेकिन इसमें 4f14 एडिशनल आ गया और f का इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग करता है तो इसकी वजह से भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जो साइज को कम करने की कोशिश करेगा। बट फिर भी ओवरऑल रिजल्ट में तो थैलियम ही बड़ा है। तो आपको तो इधर एग्जांपल याद रखना, बोरॉन फैमिली में देखें जरा, एटॉमिक साइज हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा और एटॉमिक साइज का ऑर्डर हमने देखा पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में। और बोरॉन फैमिली में ग्रुप में आपको डाउन साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही है। बस आपको याद रखना है एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या याद रखना, एल्यूमिनियम हल्का सा बड़ा है, किसके कंपेयर में बड़ा है, गैलियम के कंपेयर में। चले आगे बढ़ते हैं, है ना, और बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं डिस्कस करने जाऊं इन अ ग्रुप तो काम फिर भी आसान है। इन अ पीरियड अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, जो कि हम जनरली जो फुल सिलेबस चलता है हमारा, डिटेल जो कोर्स चलता है उसमें ही डिस्कस करेंगे, है ना। हालांकि उसकी आपको उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीज आप देख सकते हैं। थर्ड बी का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम,
स्कूटर यामा लाओ एसी। क्लियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, आर्गन, आर्गन के बाद 3d1 4s2। प्रीवियस लेक्चर में देखें ये हमने लिखा रखा है। इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, क्रिप्टॉन 4d1 5s2। यहाँ लेंथिनम का क्या आता है, जिनॉन 5d1 6s2। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, इसीलिए एलिमेंट 3d सीरीज एलिमेंट कहलाता है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है, तो ये एलिमेंट जो है वो 4d सीरीज एलिमेंट कहलाता है। इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है, तो ये एलिमेंट 5d सीरीज का एलिमेंट है। थर्ड बी के अंदर अगर आप पैटर्न देखें तो ग्रुप में अप टू डाउन एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ रही है। वही फॉर्मूला लगाया है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n²/z। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है। क्लियर। अब देखें जरा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 3d से बड़ा साइज 4d का है और 4d से बड़ा साइज 5d का है, और बाकी रेस्ट ऑल ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बाकी ग्रुप के लिए आप देखें तो डी ब्लॉक के बाकी ग्रुप के लिए जब आप देखोगे तो 4d और 5d का जो साइज है वो करीब करीब बराबर बैठ जाता है। क्यों? जैसे टाइटेनियम तो ठीक है, टाइटेनियम के बाद जिरकोनियम आता है, जिरकोनियम के बाद हाफनियम आता है, और जिरकोनियम हाफनियम के जो साइज हैं वो क्या है, बराबर है। अब ऐसा क्यों, समझे। जिरकोनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे वो आएगा क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद 4d2 5s2, जबकि हाफनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा जिनोन 4f14 5d2 6s2। तो दोनों में बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, फर्क किसका आ जाता है, 4f14 का आ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम एक ग्रुप में अप टू डाउन जब आप गए तो जो 5d सीरीज का एलिमेंट है उसमें 4f14 आ गया। न्यूक्लियस में 14 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी तो बड़े होंगे, और f का इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग करता है। उस पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव ने साइज को क्या कम करने की कोशिश की। तो यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिट बढ़ी n की वैल्यू, जिसने साइज बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया, जिसने साइज कम करने की कोशिश की। और ओवरऑल रिजल्ट उसका क्या आया कि 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट के साइज करीब करीब क्या हो गए, बराबर हो गए, अप्रॉक्स इक्वल हो गए। चलिए ये तो बात हुई साइज के बारे में। अब और क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से हमसे, है ना। मैं अभी तक आयनिक साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल एलिमेंट्स के साइज की। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। अरेंज फॉलोइंग in increasing order of साइज। साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सपोज आपसे दे दिया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनको अरेंज करना। दूसरा आपको दे दिया कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इसको अरेंज करना है। आपको दे दिया सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको अरेंज करना है। तो इस तरह से आपको 3-4 एलिमेंट दे देंगे, वो बोलेंगे कि अरेंज करो, बताओ किसका साइज मिनिमम है, किसका साइज मैक्सिमम है। सिंपल सा काम। जो भी ऑप्शन आपको एलिमेंट दे रखे हैं उनको अरेंज करो जैसे कि वो पीरियोडिक टेबल में होते हैं, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करो। जैसे मुझे पता है कि पीरियोडिक टेबल में सॉल्यूशन देखें फर्स्ट का, जैसे मुझे पता है कि पीरियोडिक टेबल में लिथियम जो होगा उसके नीचे सोडियम आएगा, और बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम।
कंसेप्ट क्या कहता है, साइज लेफ्ट टू राइट कम होता है, ये कम हो गया। ग्रुप में अप टू डाउन साइज क्या होता है, बढ़ता है, ये बढ़ गया। तो दोनों छोड़ एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सबसे छोटा क्या होना, बेरिलियम, सबसे बड़ा क्या होना, सोडियम। अब रही बात लिथियम और मैग्नीशियम की, जनरली थर्ड पीरियड एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट से बड़ा होगा, फोर्थ पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट से बड़ा होगा जनरली। क्लियर? सो यहाँ पे देखो लिथियम सेकंड पीरियड एलिमेंट है और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड एलिमेंट। मैग्नीशियम बड़ा आएगा, लिथियम छोटा आएगा। तो बेरिलियम से बड़ा लिथियम, इससे बड़ा क्या मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से बड़ा क्या सोडियम। चले हम मूव करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। तो भाई ये कार्बन है और इधर सिलिकॉन है, इधर नाइट्रोजन आता है, उसके बाद फास्फोरस आता है, उसके बाद आर्सेनिक आता है। नाइट्रोजन आपके ऑप्शन में है नहीं, इसको क्रॉस लगाओ। ग्रुप में अप टू डाउन साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, अप टू डाउन साइज बढ़ता है। ये ओवरऑल ऑर्डर। सेकंड पीरियड एलिमेंट तो सबसे छोटा नहीं है, तो कार्बन है जो सबसे छोटा है। उसके बाद ये दोनों बड़े हैं, तो इन दोनों में सिलिकॉन का साइज बड़ा है। तो कार्बन से बड़ा फिर कौन आया, फास्फोरस, और इन दोनों से बड़ा कौन, सिलिकॉन, और इनसे बड़ा आर्सेनिक आएगा, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट। तो जब भी आपको 3 या 4 एलिमेंट दे रखे हों और पीरियोडिक टेबल में उनका ऑर्डर पूछा जाए, साइज का उनका ऑर्डर पूछा जाए, तो क्या करना, पीरियोडिक टेबल में इनका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में इनको अरेंज कर लेना, और उस सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आंसर इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं और अब हम बातचीत करते हैं आयोनिक साइज की। ये तो जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, एटॉमिक साइज। अभी बात करते हैं किसकी, आयनिक साइज। आयनिक साइज में एक सिंपल सी बात, जो कैटायन होगा वो हमेशा छोटा रहेगा, ऑलवेज स्मॉलर इन कंपेयर ऑफ पेरेंट न्यूट्रल एटम। पेरेंट न्यूट्रल एटम के कंपेयर में कैटायन हमेशा छोटा रहेगा। आप समझे, आप कंपेयर करें लिथियम को Li+ से, है ना, तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला कंसेप्ट ही ये लगाना है कि जो आयनिक साइज होता है वो Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो देखो आप, तो यहाँ प्रोटॉन 3 है, इधर भी प्रोटॉन 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। सो इन शॉर्ट लेफ्ट टू राइट जाते जाते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो बढ़ रहा है। रेशो बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यानी Li+ तो छोटा होगा और लिथियम क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। क्लियर? और तो मैं आपको बता दूं लिथियम करीब करीब 3 गुना है Li+ से। इसकी जो रेडियस है वो 153 पिकोमीटर, और Li+ की जो रेडियस है वो 60 पिकोमीटर है। तो आप बोलोगे साइज का इतना खतरनाक वेरिएशन कैसे, पूरी की पूरी ऑर्बिट उड़ा दी। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिथियम की क्या है, सेकंड, और Li+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट। पूरी की पूरी ऑर्बिट उड़ा दोगे और Z फैक्टर बढ़ा के क्या कर दोगे, 50% इंक्रीज कर दोगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेशो में। तो ऑब्वियसली बात है साइज में इतना वेरिएशन आएगा किसी। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इतना याद रखना है कि जितना आप पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे ना, जो साइज होगा एटम का वो उतना कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं आयरन +2 और आयरन +3, साइज का ऑर्डर क्या आएगा, तो आयरन तो सबसे बड़ा होगा, आयरन +2 से छोटा होगा, और आयरन +3 इससे भी छोटा आएगा। ये रहा ऑर्डर ऑफ साइज। अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो क्या, जो एनायन होगा वो उसका क्या, एन एनायन इज ऑलवेज लार्जर इन कंपेयर ऑफ पेरेंट
न्यूट्रल एटम। जो पेरेंट न्यूट्रल एटम है उसके कंपेयर में एनायन क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ओरिजिन वही, जैसे फ्लोरीन है वो F माइनस है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखें, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। और जेड इफेक्टिव कम होगा तो जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी F माइनस का जो साइज होगा वो फ्लोरीन के कंपेयर में क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर? जैसे अब मैं आपसे बात बोलूं कि कंपेयर करें साइज को, और किस किस को कंपेयर करना है, I माइनस को आयोडीन और I प्लस से। ऑब्वियस सी बात है I माइनस सबसे बड़ा होगा और I प्लस क्या होगा, सबसे छोटा आएगा। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखें, है ना। सो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो यहाँ पे कितना, 6 7 8 9 11 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो मतलब ही है ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में क्या हो रहा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो रेशो है वो बढ़ रहा है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो साइज है वो क्या होएगा, कम। तो C4 माइनस मैक्सिमम साइज शो कर रहा है, जबकि Mg+2 मिनिमम साइज शो कर रहा है। इन शॉर्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे एटम का साइज उतना बढ़ता जाएगा, और जितना आप पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे साइज उतना कम होता जाएगा। बेटा यहाँ तो डिस्कस करने को और भी बहुत सारी चीजें हैं, डायगोनल रिलेशनशिप से भी कुछ बातचीत की जा सकती है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ तो मैं बता भी देता हूँ। चलें, F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एनायन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एनायन F माइनस होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपसे पूछा जाए H माइनस और F माइनस साइज कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है H माइनस बड़ा आएगा उस केस में। पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ भी हैं, बट अच्छी बात यह है कि नीट के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शंस तो कम ही पूछते हैं, ज्यादातर आपसे जनरल कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं और उनके थ्रू आंसर निकालना आपके लिए बहुत आसान है। चलें, एटॉमिक साइज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपने डेफिनेशन पढ़ी आयोनाइजेशन एनर्जी, चलिए करते हैं बात। देखें बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्यों ना डेफिनेशन से ही बातचीत शुरू की जाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? बेसिकली किसी भी एलिमेंट में जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, इस आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो आप सप्लाई करोगे वही तो दरअसल आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो डेफिनेशन क्या हुई, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी आप बोलना चाहें, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बेटा ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा हुआ है ना, ये काफी काम की चीज है, इसको अंडरलाइन करके रखना। वैसे अगर गैसियस एटम ना भी लिखता तो बात चल सकती थी क्या। चलो एक क्वेश्चन, आयरन एटम की फिजिकल स्टेट क्या होती है? कंफ्यूजन में हो तो ब्रोमीन एटम की फिजिकल स्टेट क्या होती है? अभी भी कंफ्यूजन में हो। हाइड्रोजन एटम की फिजिकल स्टेट क्या होती है?
अब आपको लग रहा होगा कि एक की तो सॉलिड है, एक की लिक्विड है, एक की गैस है। जी नहीं, अगर सिंगल एटम के बारे में बात कर रहा हूं तो सिंगल एटम तो हमेशा गैसियस फेज में ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब वो एटम बाइंड होंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर लैटिस बनाएंगे, तो वहां पर फोर्स कैसा है। अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। इंटरमीडिएट रेंज में अगर फोर्स है तो स्टेट लिक्विड हो सकती है, और वीक है तो गैसियस होगी। क्या है? तो आपको क्या करना है, एक गैसियस एटम लेना है और गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो सप्लाइड एनर्जी दरअसल क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूं। ये रहा मेरे पास एक सोडियम, और सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर मैं Na+ बना रहा हूं। क्लियर? और इस रिएक्शन के लिए अगर एंथैल्पी चेंज ΔH रिएक्शन लिखा जाए तो क्या मैं ΔH रिएक्शन को आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम बोल सकता हूं? जी नहीं, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? गौर से देखें, यहां पर मैंने सोडियम क्या लिया है, सॉलिड स्टेट में लिया है, क्योंकि सोडियम मुझे किस स्टेट में लेना चाहिए था, गैसियस स्टेट में। चलो एक और, मेरे पास Cl2 है और Cl2 से मैं बना रहा हूं Cl+ गैसियस एटम और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूं। और यहां पर भी बेटा एंथैल्पी चेंज ΔH रिएक्शन। क्या यहां मैं लिख सकता हूं कि ΔH रिएक्शन इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन? क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ क्या दिक्कत है, गैसियस इधर भी है, गैसियस इधर भी है, तो बोले गैसियस वाला काम तो हो गया। नहीं है बेटा, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मॉलिक्यूल से एटम बनाया है और फिर उसका इलेक्ट्रॉन निकाला है, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, क्लोरीन एटम से Cl+ बनाना चाहिए था। तब आप बोल सकते थे कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिएक्शन इधर लिखता, ये रहा एक क्लोरीन गैसियस, और इस गैसियस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, Cl+ बनाया, तो इसमें जो एनर्जी सप्लाई होगी वो अगर ΔH रिएक्शन है, तो अब मैं लिख सकता हूं कि ये जो ΔH रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, एक्चुअल में इट इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन एटम। यहां तो लिखा जा सकता है। सो डेफिनेशन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन क्या कहती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ी, वो मिनिमम सप्लाइड एनर्जी ही दरअसल क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे अप्लाई करें देखें जरा। सपोज मैं एक पहली रिएक्शन लिखता हूं, मैग्नीशियम गैसियस फेज में, और इससे बनाया मैंने Mg+ इन गैसियस फेज, और यहाँ एंथैल्पी चेंज है ΔH1। ठीक, क्या ये ΔH1 को मैं इक्वल टू द IE1 ऑफ मैग्नीशियम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये गैसियस एटम है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन आपने बाहर किया है, तो मैग्नीशियम के लिए क्या हो गया, IE1 हो गया ना। चलो अच्छा एक और लेते हैं। मैं मैग्नीशियम से, गैसियस मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा हूं और बना रहा हूं मैग्नीशियम+2, है ना, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज ΔH2 है। क्या ΔH2 को IE2 ऑफ मैग्नीशियम लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसे हम IE2 ऑफ मैग्नीशियम नहीं लिख सकते। क्यों? गौर से देखो, आपने मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर किया है या फिर मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। जब आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं किया, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर किए, तो ये IE2 नहीं हुआ ना। IE2 का मतलब क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़े वो IE2। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखा होता, मैंने Mg+ बना लिया यहाँ पे, और इस मैग्नीशियम प्लस का एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, क्लियर,
और इसके लिए एंथैल्पी चेंज ΔH2 है। अब बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं बोल सकता हूं कि जो ΔH2 है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? IE2 ऑफ मैग्नीशियम के। तो अब आप बोलोगे सर इससे पहले रिएक्शन लिखी थी वो किसके इक्वल होगी? चलो उसको भी लिख लेते हैं वापस से। मैंने इससे पहले जो रिएक्शन लिखी थी वो कुछ यूं थी, मैग्नीशियम दिया था गैसियस और उससे क्या बनाया था? Mg+2 बनाया था, क्लियर, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए थे। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज था वो क्या था? ΔH3 मान लेते हैं। अब समझे आप, अगर मुझे रिएक्शन 3 चाहिए तो मैं रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ दूं, रिएक्शन 3 बन जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करने पर Mg+ से Mg+ कैंसिल, और मैग्नीशियम से क्या बना? मैग्नीशियम+2 इलेक्ट्रॉन। सो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर रिएक्शन थर्ड जो है वो किसके इक्वल होगी? रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, और रिएक्शन थर्ड बोले तो ΔH3। तो ΔH3 किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ΔH1 प्लस ΔH2 के, और ΔH1 क्या? ये IE1 और ΔH2 क्या? IE2। इन शॉर्ट यहाँ पर ΔH3 किसके इक्वल है? IE1 प्लस IE2 के इक्वल है, होना भी चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो एनर्जी लगी वो IE1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बाहर करने के लिए एनर्जी लगी वो IE2। तो ओवरऑल दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या होगी? IE1 प्लस IE2 ही तो होगी। देखें जरा, अच्छा किसी भी एटम के लिए मतलब हमेशा एक चीज तो है जो कभी नहीं बदलने वाली, ऑलवेज ट्रू। क्या ऑलवेज ट्रू होगा? कि IE1 से ज्यादा तो IE2 आएगा, और IE2 से ज्यादा क्या आएगा? IE3 आएगा, एंड सो ऑन। अब ऐसा क्यों होगा? सोचो जरा भाई, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा ना, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। दरअसल अगली चीज हम ये पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? लेट्स डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा इसका लिंक बैठा देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला था उससे, और अगर वहां से लिंक बैठा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव का तो स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर? मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और एटम अगर बड़े साइज का है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। यही दो कंसेप्ट तो लगाने हैं और काम हो जाएगा। देखें जरा, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होता है? एन तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। जबकि ग्रुप में अप टू डाउन जाते जाते क्या होता है? एक ग्रुप में अप टू डाउन जाते जाते जेड इफेक्टिव तो अप्रोक्स कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एन की वैल्यू बढ़ती है, और एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर तो क्या होती है? बढ़ती है, और अप टू डाउन जाने पर क्या होती है? अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। जरा इसके कुछ और वेरिएशंस देखते हैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कहां कहां वेरी कर रही है। तो वापस याद दिला दूं, पहली चीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी? जेड इफेक्टिव के। भाई सबसे पहले तो जेड इफेक्टिव देखोगे, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। समझे? अगर किसी
एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा भाई? वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा आसानी से, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा हमने कंसेप्ट पढ़ा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। अब हम बात कर रहे हैं इन अ पीरियड, तो एक पीरियड में इफ डेल जेड क्या है? Z2 माइनस Z1 है इक्वल टू द 1। दो एलिमेंट जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं उनके एटॉमिक नंबर, तो अगर इनका डिफरेंस क्या है? 1 है। अगर ऐसा है तो आपके लिए Z इफेक्टिव क्या होना? लास्ट चॉइस होना है। ये कंसेप्ट आप सबसे लास्ट में लगाएंगे। और अगर ऐसा नहीं, अगर यहाँ पर डेल जेड यानी Z2 माइनस Z1 ये क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1 है, तो उस समय फिर Z इफेक्टिव आपके लिए लास्ट चॉइस नहीं है, ये आपकी फर्स्ट चॉइस है। सबसे पहला आंसर ही आप इसके बिहाफ पर निकालना, Z इफेक्टिव के बिहाफ पर निकालेंगे। बातचीत तब तक समझ में नहीं आती है जब तक कि उसको हम एग्जाम्पल से ना देख लें। तो इसमें भी हम मूव करते हैं किस पे? एग्जाम्पल पे। देखें जरा, हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट की, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट आपको याद होंगे कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब जरा चलो एक और ले लेते हैं, नियॉन। इनर्ट गैस भी क्यों छोड़े, है ना? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 पक्का 2s1 है ना? 1s2 2s1, ये क्या आता? 2s2, ये 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और ये लास्ट आएगा 2p6। देखें, आपको याद है ना एटॉमिक नंबर अगर कंटिन्यूअस है, चलिए एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं। लिथियम का 3, ये 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना? कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर। डेल जेड 4 - 3 1, और डेल जेड 1 हो तो आपको सबसे पहले क्या लगाना? जेड इफेक्टिव। उसकी जरूरत नहीं है, दूसरे कंसेप्ट पहले देख लो। और दूसरे कंसेप्ट में क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और 2s2, 2s2 ज्यादा स्टेबल। तो ये आपने आंसर निकाल दिया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर। बेरिलियम, बोरॉन एक बार फिर से ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो आप कंसेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लगा दो। ये 2p1 है, ये 2p2 है, ना तो ये स्टेबल ना ये स्टेबल। अब जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा ही नहीं सकते तो फिर मजबूरी है जेड इफेक्टिव लगाना, और लेफ्ट टू राइट जाते जाते जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इनका कंपैरिजन जेड इफेक्टिव के बिहाफ पर, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। आपको पता होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल पार्शियली फील्ड सबसेल के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये 2p2 है और ये 2p3 है, 2p3 ज्यादा स्टेबल होता है, p3 स्टेबल होता है और p6 स्टेबल होता है। बाकी के जो p के कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। यही हाल डी में है, D5 और D10 स्टेबल है, बाकी उतने स्टेबल नहीं। F7 F14 स्टेबल है, बाकी उतने स्टेबल नहीं है। तो P3 यहाँ पर वापस से कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक बार वापस से P3 स्टेबल है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन फ्लोरीन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो इधर है ना इधर है। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आप ना लगा पाए तो क्या लगाएं? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जाते जाते जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और इन दोनों में वापस से क्या लगा दें? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सिंपल सा काम करना है, आपको देखना है डेल जेड 1 है या 1 से ज्यादा है। अगर डेल जेड 1 है तो आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में लगाएं,
सॉरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखें, उससे काम नहीं चल रहा है तो जेड इफेक्टिव लगा दें, और अगर डेल जेड ग्रेटर देन 1 है तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव लगाएं। तो पहला वाला एप्लीकेशन तो देख लिया। अब दूसरा देखते हैं ओवरऑल इसको कैसे अरेंज किया जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट मेरे को अरेंज करके बताओ, मुझे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन अरेंज करके बताओ। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का ये ऑर्डर तो आप पहले ही निकाल चुके, ये है ना। अब बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से तो ज्यादा है। क्या बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा आएगी? इन दोनों को कंपेयर करना तो डेल जेड 1 से ज्यादा आएगा, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 5, डेल जेड 2 है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डेल जेड 2 है, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो भी डेल जेड 1 से ज्यादा ही है ना। तो चलो देखते हैं, पहले तो इन तीनों को देखो, इन तीनों में समझ में आ रहा है बेरिलियम इन तीनों से आगे आया, इन दोनों से आगे आएगा लिथियम और बोरॉन से। और लिथियम और बोरॉन में लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, बोरॉन की ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर क्या देखा हमने? जेड इफेक्टिव, क्योंकि ये सेकंड वाला केस है, डेल जेड ग्रेटर देन 1 वाला केस है, उसमें जेड इफेक्टिव सबसे पहले देखना है। और इन दोनों से आगे कौन है? बेरिलियम है, वो देख के ही समझ में आ रहा था। अब बेरिलियम और कार्बन का कंपैरिजन, तो वापस से जेड इफेक्टिव, और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो कार्बन आगे आएगा। चलो अगले 4 एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को। ठीक। अब कार्बन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, इधर फ्लोरीन ज्यादा। फिर से भाई कार्बन तो मिनिमम आएगा, कार्बन से ज्यादा आएगा ऑक्सीजन, जेड इफेक्टिव लगा दो। इन दोनों से ज्यादा आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन। हालांकि नाइट्रोजन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लोरीन में नहीं है, फिर भी फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट ही नहीं लगा रहे हैं। हम कंसेप्ट किसका अप्लाई कर रहे हैं? हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं जेड इफेक्टिव का, डेल जेड ग्रेटर देन 1 है। और अगर नियॉन ले लो तो वो भी साथ में ही ले लो, है ना। यहाँ पर फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन आता है, तो यहाँ भी फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन आता है। अब सबको मिला के एक साथ अरेंज कर दो, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे कम है, उससे ज्यादा बेरिलियम की है, उससे ज्यादा बोरॉन है, फिर कार्बन है। कार्बन के बाद नंबर किसका आता है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का, और फ्लोरीन के बाद नियॉन का। ये ऑर्डर है किसका? IE1 का। अब चलें IE2 कंपेयर करते हैं, है ना। ये ऑर्डर किसका है? सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। लेट्स डिस्कस IE2। सॉरी बेटा, IE2 जब आप डिस्कस कर रहे होगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, है ना। अभी तक ये 2s1 था, अभी IE2 की जब आप बात करोगे तो ये 1s2 बचेगा। ये क्या बचेगा? 2s1, ये क्या हो जाएगा? 2s2, ये हो जाएगा 2p1, ये हो जाएगा 2p2, ये 3, 4 और 5। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो ये रहेगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंसेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं करना। इन दोनों में ये स्टेबल, सो ये कंसेप्ट कौन सा लगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इन दोनों में कौन सा? ये स्टेबल, वापस से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इन दोनों में ये स्टेबल, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में कोई भी स्टेबल नहीं, तो फिर मजबूरी है जेड इफेक्टिव लगाना, जो कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। इन दोनों में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में
अब वापस से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इन दोनों में स्टेबल ये भी नहीं ये भी नहीं, तो जेड इफेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। ये ओवरऑल कंसेप्ट है, देखें जब। सो यहाँ पर आप ओवरऑल ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि इस बार I2 में जब आप देखेंगे तो लिथियम सबसे आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आपको सेकंड ऑर्बिट से निकालना है, जबकि लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना है। आपके नीट में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देख लें। सपोज नीट में आपसे क्वेश्चन किया कि भाई एक तो है मेरे पास नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, इन दोनों के लिए IE1 और IE2 कंपेयर करें, है ना? तो कैसे कंपेयर करोगे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3, इधर 2p4, तो IE1 किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। IE2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो ये 2p2 हो गया और ये 2p3 हो गया। और इस बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ स्टेबल हो गया है, डेल अभी भी बनेगा, और जहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा आएगी। सपोज आपसे डिस्कस करने के लिए पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन और क्लोरीन में, और आपसे पूछते कि इसमें IE1 और IE2 डिस्कस करो, तो ये 2p4 है, 2p5 है, अभी तो जेड इफेक्ट है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज आपसे पूछें कि कार्बन और नाइट्रोजन में डिस्कस करो, तो भाई कार्बन और नाइट्रोजन में जब आप देखोगे IE1 तो ये आएगा 2p2, ये 2p3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और IE2 जब डिस्कस करोगे तो ये 2p1, ये 2p2 ऑन द बिहाफ ऑफ जेड इफेक्ट। कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि IE1 और IE2 के जो ऑर्डर हैं वो सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। इनके लिए आप कोई प्री एजम्पशन लेकर नहीं चल सकते, चीजें आपके सामने हैं। क्लियर है? ठीक, कंसेप्ट लगाना है आपको, कोई दो केस याद रखना है, डेल जेड लेस देन 1 तो इक्वल टू द 1 और ग्रेटर देन 1, वहां से आपके सारे आंसर आ जाते हैं। चलें आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ और बातचीत की जाए। हमने ये तो देख लिया कि ट्रेंड क्या है, अब ग्रुप में भी ट्रेंड देखें। तो देखें एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए फर्स्ट ए और सेकंड ए के लिए ये कुछ इस तरह का मामला है, पैटर्न याद रख लीजिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे एस ब्लॉक में क्या है? मैक्सिमम है, और ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। इन सबसे कम लिथियम की, लिथियम से कम बेरियम की, उससे कम सोडियम की, पूरे एस ब्लॉक में मिनिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सीजियम की है। ये लास्ट के तीन एलिमेंट आपको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है ना। इसके अलावा हम थर्ड ए ग्रुप देखें जरा थर्ड ए। तो थर्ड ए का पैटर्न क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में अप टू डाउन क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज भी हो रही है। एक गड़बड़ तो इधर है, आयोनाइजेशन एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल है और थोड़ी बहुत ज्यादा है किसकी? गैलियम की। वो आपको याद होगा यहाँ पे गैलियम में 3d10 आया था, ओवर स्कैनिंग हुई थी, जेड फैक्टर बढ़ गया था, जिसे हम डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसकी वजह से गैलियम ज्यादा है। और इंडियम थैलियम में थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काम करने लग जाता है क्या? 4f14 वाला कंसेप्ट। इस 4f14 का जो पुअर शील्डिंग होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज रिड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं लेंथेराइट कॉन्ट्रैक्शन। तो दो जगह है आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको इफेक्ट दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा किसकी वजह से? डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से,
जब आप थर्ड पीरियड एलिमेंट से मूव करोगे, किस पे मूव करोगे, फोर्थ पीरियड एलिमेंट पे। क्लियर? और एक आपको दिखाई देगा यहाँ पर जब आप फिफ्थ पीरियड से मूव करोगे सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट पे। और यही पैटर्न आपको दिखाई देता है थोड़ा मिलता जुलता कार्बन फैमिली में। बेटा ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको अलग से याद रखने पड़ते हैं और नीट में पूछते भी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछते, बिल्कुल पूछते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ग्रुप में अप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन टिन से लेड तक जाते जाते आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और वापस से रीजन क्या आएगा, 14 पुअर स्क्रीनिंग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने पहले ही बात की है बेटा कि हम बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन कुछ चीजें तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें देख रहे हैं इन अ ग्रुप, है ना। तो जब आप ग्रुप में देखते हैं तो मामला क्या है, थर्ड बी स्कैंडियम फैमिली, 3D से कम आयोनाइजेशन एनर्जी 4D की, 4D से कम 5D। और बाकी में क्या याद रखना जैसा है, फॉर रेस्ट ऑल 4D और 5D में 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि 5D सीरीज में 4F14 आएगा। जैसे जिरकोनियम हाफनियम में आप देखते हो ना, तो हाफनियम में क्या आता है, 4F14 आता है ना। पुअर स्क्रीनिंग होती है, और पुअर स्क्रीनिंग होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। चलें, ये हमने बात की पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर आयंस, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।